स्थिर राशि, और चार जी। स्थिर राशि भी, राशि चार हैं टोटल, है ना। ये ये चार कौन कौन से हैं? ये स्थिर राशि कौन कौन से हैं? एक है दो, ठीक है, पांच, बताइए बताइए बताइए, आठ, और 11। दो, पांच, आठ और 11, यानी राशि के हिसाब से देखे तो कौन सा है? वृषभ, या वृष राशि, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? पांच मतलब सिंह, सिंह राशि। और कौन सा है? वृश्चिक, वृश्चिक। और कौन सा है? कुंभ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये चार राशि, ये जो चार राशि है, ये कहाँ कहाँ किससे बिलोंग करते हैं? ये चार राशि, चार राशि स्थिर राशि हैं। अब यहाँ पे ये स्थिर, स्थिर राशि के बावजूद भी तो अब अलग अलग होगा। एक होगा स्थिर पृथ्वी, एक होगा स्थिर पृथ्वी। ये, इसका नाम क्या है? वृषभ। वृषभ। इसका नाम हो गया वृषभ राशि, या नॉर्मली वृष राशि बोलते हैं हम लोग, टॉरस, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझते हैं। भाई जैसे चार राशि पे हमने आपको कहा था, चार राशि पे जैसे कहा था कि दो गुण होते हैं। एक होता है अभ्यंतरीण, अंदरूनी या आंतरिक, और एक होता है बाहरी। ठीक है, तो बाहरी और भीतरी दो प्रतिक्रियाएं, दो। लेकिन पृथ्वी राशि का मतलब क्या होता है? क्या पृथ्वी चर जैसा होगा? चर पृथ्वी भी तो हमने देखा है, स्थिर पृथ्वी भी हम देखेंगे आप। तो पृथ्वी बेसिकली है क्या? भूमि तत्व की कोई भी राशि होंगे, वो चाहे प्रकृति उसकी चर हो, स्थिर हो, या दिशवा हो, भूमि तत्व वाले कोई भी राशि होते हैं, वो थोड़ी सी स्लो होते हैं। स्लो का मतलब वो एकदम से एकाएक जैसे, क्या बोलते हैं उसको, और नहीं आ रहा है, मंथर गति संपन्न, या मंथर गतिपूर्ण, या मंथर गति वाले, यानी स्लो चलने वाला, धीरे से, धीरे चलने वाले। अब ये स्थिर पृथ्वी का जो सबसे पहला जो राशि आता है वो है वृष राशि। वृष राशि का क्वालिटी कैसा होगा? ये एक्चुअली आत्मा की स्थूल हिस्सा है, ध्यान से समझना। आ, आत्मा की कई स्तर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल, ठीक है। तो ये स्थूल हिस्सा है, मतलब
जिससे जो जो अपना वजूद छोड़ के जाता है। जैसे सूक्ष्म चीजें कभी कभी हमें समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए वो मीथेन गैस से कहीं अगर आग लग गई, तो गैस जब तक है उतनी ही देर तक वो आग लगी रहेगी। उसके बाद उसकी खत्म है। फिर उसका मान लीजिए कहीं अगर जैसे सेल गैस होता है ना, गैस उत्तोलन का कहीं कोई फैक्ट्री आप लोगों ने देखा है? उसमें जैसे एक समंदर हो चाहे कहीं पे भी हो, एक आग की लपेटें वहां पे चढ़ी रहती है, ताकि उनको पता चलता है कि इसका मतलब स्पीड कितना आ रहा है। बट एक पहाड़ है, एक पहाड़ को देख के तो आप वो पहाड़ तो पहाड़ ही रहेगा, वो स्थिर रहेगा। तब तक रहेगा जब तक भूकंपन इतना नहीं होगा कि वो ध्वस्त हो जाए, वो धस जाए। क्लियर? समझ आ रही है? समझ आ रही है? नहीं, कोई बात नहीं, छोड़, पढ़ाते जा रहा हूं। स्थिर तत्व का मेटेरियल्स जो भी होता है, स्थिर तत्व की मेटेरियल होता है जिसके अंदर जड़त्व अधिक है। मतलब जो वेटी है, जैसे पहाड़ हो गया, या मतलब डोंगरी हो गया, है ना, जैसे ऊंचा भूमि, मतलब जहां पे भी गति जो होगी, जो भी विकास होगा वो बहुत धीरे से होगा। किस तरह से? सपोज मान लो समतल भूमि में आप रास्ता बना रहे हो, तो रास्ता बहुत तेजी से बन सकता है, क्योंकि वहां आपको कुछ करना नहीं है, बस उठाना है, मिट्टी डालना है, रास्ता बनाते चलना है। लेकिन सामने में अगर पहाड़ आ जाए, तो पहाड़ को आपको काटना पड़ेगा, अदरवाइज अंदरूनी ड्रिल करना पड़ेगा। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? जो ड्रिलिंग के बाद जो रास्ता बनता है, टनल। यानी टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कहीं पे भी हम अगर स्थिर पृथ्वी की बात कर लें, तो उसके जो भी प्रोग्रेस होंगे वो होगा बहुत धीरे से। अगर किसी व्यक्ति का वृष का लग्न उदित हुआ हो, इस व्यक्ति का भी जीवन में जो क्या कहते हैं उसका जो प्रोग्रेस होगा, वो होगा काफी धीमी गति से। किस तरीके से? बट ये निरंतर, जैसे अगर टनल एक बार आप बनाना स्टार्ट करते हो, तो तब तक बनते रहता है जब तक कि टनल की दूसरी हिस्सा बाहर ना निकल जाए पहाड़ से। तो इसी तरीके से वो व्यक्ति, कोई भी एक मान लीजिए अ, वृष राशि का, जो वृष लग्न या वृष राशि का व्यक्ति अपना काम स्टार्ट किए हैं, वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसमें ना उनको सफलता ना मिल जाए। चार बीच में रुक सकते हैं, लेकिन स्थिर वाले रुकते नहीं। उनको उनका एम सही है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान से इस बात को समझ लेना। चार राशि का जो प्रकृति है वो एक्सट्रोवर्टेड है, एक्सट्रोवर्टेड। लेकिन वृष राशि की जो प्रकृति स्वभाव है वो है सेल्फ सेंटर। ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? संजीव सर, दीपक जी,
ये मैं अभी जो बोला वो समझ आया आपको? ओके। जी सर। मनीषा जी, चल। समझ आ गया ना? हाँ सर। जी सर। हाँ, क्या बोल रहे थे दीपक जी? चल, लास्ट वाला एक बार थोड़ा सा बताइए। मैंने बोला कि चार का जो प्रकृति है, उसकी जो स्वभाव है, वो क्या है ना, जी। एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड मतलब बहिर्मुखी। जी। ठीक है। लेकिन जो आपका स्थिर तत्व का, स्थिर वायु जैसे वृक्ष हुआ, स्थिर का कोई भी व्यक्ति वो ना सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब आत्म केंद्रित। ओके। बात समझ गए? मतलब इसका कहने का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जो उसको ठीक लग रहा है खुद, जो उसका डिसीजन है या जो उसका सोचने का नजरिया है, वो अपने नजरिए से रहता है हमेशा। हाँ ऐसे हाँ, समझ सकते हैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। यानी स्थिर राशि देखो, अब आप चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करना सीख लो। चार अग्नि मेष राशि और स्थिर पृथ्वी वृष राशि, लेकिन दोनों तो जुड़े हैं एक एक दूसरे के साथ। बीच में तो एक ही दीवार है। बात समझ रहे हो सर जी? इसका मतलब ये है कि उस राशि के डायरेक्ट बाद ये है, मेष के बाद डायरेक्ट वृषभ है। आप ये कहना यानी चाह रहे यानी उसकी जो सेंट उसकी जो सेंटर्ड यानी केंद्रीभूत जो ऊर्जा है, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? वृषभ में। हैं, वृषभ में। मेष का जितना केंद्रीभूत ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? वृषभ में। यानी वृषभ। सर। हाँ, मनीषा जी बोलिए। सर केंद्रीभूत क्या होता है? सेंटर्ड, सेंटर्ड एनर्जी। अच्छा। माने मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब ये थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के लिए टफ हो रहा है, बट हम अगर इस तरह से नहीं समझाए तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे प्रॉपरली। जैसे अ, मेष राशि का कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है, मतलब समझ लीजिए वो बहुत तल्लीन से, बहुत गहराई से कोई काम स्टार्ट किया है, वो इंडस्ट्री हो, कोई भी काम, एक्स वाई जेड, वो क्या करता है, तुरंत का तुरंत काम स्टार्ट करता है और काम को कंटिन्यू करता है। लेकिन उसके पास उग्रता इतनी अधिक होती है, बीच में काम टूट जाता है। ठीक है। अब वो टूटा हुआ जो काम है, वो ट्रांसफर कहाँ होगा? कहीं ना कहीं तो होगा। वो कहाँ होता है? उसके बगल वाला में। आपके आप स्कूल में पढ़ते थे ना, जब जैसे स्कूल में पढ़ते थे, तो एक नंबर वन सीट में जो बैठा होता है, टीचर उनसे प्रश्न करते थे, उससे उत्तर उत्तर नहीं मिलता तो टीचर सेकंड व्यक्ति को प्रश्न करते थे ना। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी जी। और तो भाई अब मेष में नहीं होगा तो वो सेंटर्ड होकर वृक्ष में चला जाएगा। यानी उसकी जो सेंटर्ड वाला क्वालिटी है वो वृक्ष में है। मेष का जो सेंटर्ड वाला, एकत्रीभूत या केंद्रीभूत का जो क्वालिटी है, वो कहाँ चला गया? वो माने बाई, क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट जाएगा वृक्ष में। तो सेंटर्ड पॉइंट से ही तो वो स्टार्ट कर रहा है, तो छोड़ेगा कैसे? सेंटर पॉइंट का क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? कोई भी आप काम करते हो, काम सक्सेस होने के लिए उसकी कुछ मैटर होता है, जैसे पोटेंशियलिटी, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, पोटेंशियलिटी मेष के पास बहुत है, लेकिन कंटिन्यूटी मेष के पास नहीं है। बट वृष के पास वो कंटिन्यूटी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
जी। अरे बोलो, अगर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बार बार कोशिश करूंगा ना और आसान भाषा में समझाने की। समझ में आया तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेष के जी सर, पास, सर मुझे लग रहा है कि सर मेष। थोड़ा सा टफ हो रहा है, थोड़ा सा इजी कर दीजिए, नहीं नहीं, क्योंकि कोई मुझे बोल नहीं रहा है तो नहीं मुझे लग नहीं, रहा है मुझे थोड़ा सा टफ मालूम हो रहा है है। टाफ नहीं है। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो, हाँ मनीषा क्या बोल रही थी आप? सर मुझे जो समझ आया मैं वो बोल रही थी, आप बोलिए, समझाइए। बोलिए। सर मुझे समझ आया कि मेष कोई भी काम कंटिन्यू मतलब स्टार्ट करता है, पर वो कंटिन्यूस नहीं कर पाता है और वो बीच में छोड़ देता है। हाँ तो हाँ, टॉरस उसको धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट कर कंप्लीट देता है। करता है, यस, बस बस उतना ही बोलना था, उतना ही बोलना है, उतना ही। मैंने वही बोला कि इसके पास सेंट्रल पॉइंट बहुत है, स्ट्रैटेजी बहुत है, उसके पास पोटेंशियल भी बहुत है। बट इसके पास एक ही चीज की कमी है मेष के पास, वह है कंटिन्यूटी की, मतलब क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का। पर वृष वहीं से स्टार्ट कर रहा है। कहां से? क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, यानी कंटिन्यूटी बाय डिफॉल्ट उसको मिलता है। क्लियर हुआ? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जी। ठीक है। जी। अब देखो, अब जैसे कंटिन्यूटी किसके पास होता है? कंटिन्यूटी, भाई एक अ, जैसे एक स्टूडेंट है, वो कंटिन्यूटी कर रहा है, तो उसके पास क्या क्या गुण आवश्यक होंगे? मतलब वो लगातार क्लास में टॉप करता जा रहा है, तो उसके पास क्या क्या बाय डिफॉल्ट क्या क्या गुण आएंगे, बताओ आप। नंबर वन, वो फोकस्ड होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा। एम आई राइट दीपक जी? वो राइट सर। वो मनग्राहिता उसकी अधिक होगी ना, क्योंकि वो कोई भी चीज जी जी। सुनेगा उसको समझ आ जाएगा। उसके प्रत्युत्पन्न मति तो बहुत अधिक होंगे। वो वो ना चीजों को तुरंत भांपने का ताकत रखता है, समझने की ताकत रखता है। तो ब्रीस वहीं से स्टार्ट कर रहा है खुद को, एक एक करके। मैं इसलिए राशियों को मैं एक के साथ एक आप लोगों को ना वो जोड़ता हुआ जाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को ये जो डिजाइन है, ये जो राशियों की जो डिजाइन है, वो डिजाइन समझ में आ जाए। भाई ये कोई किताबों में नहीं मिलेंगी, मैं आपको एकदम सीधा सपाट बता रहा हूं। अनुभव है, अनुभव से मैंने भी सीखा है। हाँ, इतने सालों के अनुभव से मैंने सीखा है, और वही चीज आसान भाषा में आप लोगों को साझा कर रहा हूं, आप लोगों से साझा कर रहा हूं। तो ये क्या है ना, इसके पास नेचुरल तरीके से फोकस्ड या कंसंट्रेशन आ गया। कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? एकाग्रता। ठीक है। वो एकदम फोकस्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? कोई भी काम सफल होने के लिए टाइम शेड्यूल आवश्यक है। ये सुन लो, आज हम क्लास मान यस। लीजिए 10 मिनट का किए, कल 20 मिनट का किए, परसों फिर दोबारा वैसे किए, तो क्या हम लोग सक्सेस हो सकते हैं? हम जितने भी क्लास में बैठे हैं, सक्सेस हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, बिकॉज नहीं ऑफ सर। वहां पे अपने को टाइम शेड्यूल नहीं है। और टाइम शेड्यूल नहीं है तो क्या होगा, बीच में उब जाएंगे लोग। अगर आपके पास टाइम शेड्यूल्ड है तो आप उबोगे नहीं। इसलिए वृष राशि के पास वो नेचुरल बाय डिफॉल्ट वो चीजें जाती है जो मेष के पास नहीं था। उसके पास टाइम शेड्यूल्ड नहीं था। क्लियर? वो नेचुरली वृष के पास बाय डिफॉल्ट आया।
उसके बाद क्या होगा? पेशेंस। मेष होता है पेशेंस लेस इंसान, और वृष स्टार्ट कहां कर रहा है? पेशेंस से, यानी धैर्य या धीरज धारण। धीरज उसका बेसिक वर्ड होगा। उसके पास धैर्य बहुत होंगे, सहनशीलता बहुत होगी। क्लियर? बातें समझ आ रही है ना? एक राशि दूसरे राशि से कैसे जुड़ रहे हैं। मेष, मेष के बाद भाई आपके पास जो 12 हाउस होंगे, तो 12 हाउस कहीं ना किसी राशि से तो जुड़े होंगे ना। कभी कभी आप देखिएगा, जैसे एक माने अगर हम केपी पढ़ते हैं तो एक राशि दो राशि मिलके एक हाउस बन जाते हैं, ये भी हो सकता है। अगर वैदिक पढ़ रहे हैं तो नवांश में भी तो वो बदलता है, त्रिशांश में भी तो वो बदलता है। तो एक राशि दूसरे राशि के साथ बॉन्डिंग कैसा हो रहा है, और वो बॉन्डिंग के पीछे की हिडन कारण क्या है, अगर वो नहीं समझ पाएंगे आप, तो आप राशियों की क्वालिटी को कैसे समझेंगे? इसलिए सर एक क्वालिटी। क्वेश्चन है। बोलिए। सर अगर किसी का जैसे अपन केपी में 1-2 मिक्स होता है डिग्री से, एक और हम्म। दो राशि आ रही है, हम्म। तो वो उसमें क्या वो दोनों क्वालिटीज होगा कि वो स्टार्ट भी कर देगा और उसको कंप्लीट भी कर देगा? नहीं, दोनों क्वालिटीज होंगे। दोनों होगी ना, मतलब दोनों। मेष की भी क्वालिटी होगी कि वो कुछ स्टार्ट कर देगा, एकदम और एकदम एकदम टॉरस की भी होगी कि वो एकदम कंप्लीट कर देगा। एकदम एकदम। ठीक। वैदिक में भी वही चीज है। मैं तो इसलिए तो यही सारी सारी चीज बता रहा हूं भाई। एक घर दूसरे घर के अधीन है तो 10-12 घर तो आप ही का है ना। जो 12 घर है, ठीक है, वो घर तो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ये 12 जो घर है, घर वो आप ही का है। एक घर के साथ दूसरे घर एकदम इस तरह से एकदम बहुत टाइटली जुड़े होते हैं। तो मैं यहां राशियों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप हाउस से समझ लेना, वही चीज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों की बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाए। बेसिक स्ट्रांग होगा तो यूं प्रेडिक्शन के लिए यूं टाइम लगता है। कभी कभी होता है ना मनीषा जी, मैं प्रेडिक्शन करता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आता मैं कहां से बोल रहा हूं। जी सर। दीपक जी तो साक्षात उस माने उनको भी तो समझ आ गया, है ना दीपक जी? हाँ सर, बहुत जी अच्छा था उस दिन हाँ, क्लास। तो इसलिए ये जी देखिए, ये वही तरीका है जहां से आप ये इसको ना प्रगाढ़ तरीके से समझ सकते हैं। मैं एकदम। अब यहां देखिए, मेष, मेष से लेके वृष में और कौन कौन सा गुण हम लेके जा रहे हैं। अब जैसे ये हम आपको समझा रहे हैं, वैसे वृष से लेके मिथुन में कौन कौन से गुण ले जाएंगे वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है? क्योंकि अपने पास दो ही गुण है, दो ही गुण है, एक कंटिन्यूटी, एक डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यू कौन होता है? डिसकंटिन्यू करता है इंसान को मजबूरी। अब ये मजबूरी का पाठ भी पढ़ाऊंगा। वो द्वि स्वभाव राशि में मजबूरी बहुत खास दिखता है, बहुत अच्छा से दिखता है। खैर चलो, यहां तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? मैं थोड़ा इसको इलाबोरेट करूंगा अभी। आप मान लीजिए, इसी स्थिर वायु पृथ्वी यानी वृषभ के अंदर अगर चारकी गुण की समावेशित हो जाए, दीप्तांश के अंदर आ जाए, तो क्या होगा? सपोज मान लीजिए, आ, माने ये वृष राशि के 2 डिग्री या 1 डिग्री पे सान बैठ गया।
ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो ये इसका दीप्तांश 15 डिग्री, 7.5 उधर चला जाएगा। अगर 1 डिग्री डिग्री में होगा तो 6.5 डिग्री मेष में जाएगा और 7.5 डिग्री इधर आ जाएगा, 8.5 डिग्री इंक्लूडिंग ऑल। 6.5 और 8.5 कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया दीप्तांश के अंदर। यानी प्रभाव मेष में भी आएगा और वृष में भी सर एक आएगा। बार ये रिपीट करिए ना, कितना किस में जाएगा? एक मिनट, मैं आपको उसको, रुके रुके प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, इसको समझिए, क्योंकि यही तो है, यही कुछ चीजें हैं जो आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर से अलग करेंगे। सपोज मान लीजिए वृष के 1 डिग्री में आ गया सान, या 2 डिग्री में आ गया, छोड़िए, 2 डिग्री में सान, सान आ गया 2 डिग्री में। ओके, तो सान का कितना है, 15 डिग्री टोटल है, हम्म। उसके दीप्तांश है हाँ, 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री। और 7.5 डिग्री, ठीक है। जी। तो दोनों है। अब ये 7.5 जहां पे बैठा है, वहां से 7.5 इधर और 7.5 इधर। हम्म। भाई 2 डिग्री में बैठा है वो, तो 7.5 हम्म। डिग्री इधर होगा, 7 डिग्री, 7.5 डिग्री 30 मिनट इधर हो गया, इधर होगा, और 7.5 डिग्री इधर होगा, यानी प्लस इधर होगा 7 डिग्री। सर ये आपने जो 15 डिग्री बताया दीप्तांश, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे एक्चुअली। इसका मतलब ये फिक्स एज्यूम किया है कि 15 डिग्री पे बैठा हुआ है, ये मतलब कैसे, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? नहीं नहीं, ये थ्योरी है सर, अच्छा अच्छा। ये थ्योरी है, मतलब वो दीप्तांश, उसका दीप्तांश पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए आप। ये इन लोगों को मनीषा तो जी ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो इनको समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका वही वही, दीप्तांश जो है इसीलिए सात मेरे को डिग्री थोड़ा सा। हाँ, 7 डिग्री 30 मिनट होता है, ठीक है। इसका दीप्तांश, दीप्तांश पढ़ाएंगे आप लोगों को, सबको पढ़ाएंगे। तो अब ये क्या है, 2 डिग्री से 7.5 डिग्री, यानी टोटल इधर बीच में कहाँ पे कितना चला जाएगा, 9 डिग्री 30 मिनट। 9.5 डिग्री टॉरस में हो गया, हाँ, ये आ गया टॉरस में। है ना? हाँ, और साढ़े नौ यहाँ, डिग्री और यहाँ कहाँ चला गया, मेष में कहाँ चला गया, मेष में कितना जाएगा, ये 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री। आप देखो, हम्म। ये 9.5 डिग्री पे अपने पास कितना है, पूरा का पूरा कृत्तिका नक्षत्र आ गया, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र 10 डिग्री तक का है ना। हम्म। और ये 5.5 डिग्री पीछे का गया, यानी कृत्तिका भी है, और साथ में कौन आ गया, भरणी का 2 डिग्री आ गया। भर क्योंकि कृत्तिका तो 3 डिग्री 20 मिनट तक का है, प्लस भरणी आ गया 2 डिग्री 30 मिनट, ये कौन आ गया, भरणी नक्षत्र। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मनीषा जी, क्लियर हुआ। जी सर, जी सर। यानी आप देखिए, यहां पे भी वो सारे गुण क्वालिटी को लेके लेकिन वो कहां पे जा रहा है, टॉरस में जा रहा है। इसलिए वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था अभी तक, कि आप लोग घबराएं मत। वो माने उसकी जो सेंट्रल ऊर्जा है, वो सेंट्रल ऊर्जा को लेके वो नेक्स्ट राशि पे जा रहा है। क्लियर, मनीषा जी क्लियर हो गया ना। हाँ, जी सर। हाँ दीपक सर, जी आप बताइए मुझे, आपको कहाँ समझ में नहीं आया। सर यही बात
थोड़ा सा मुझे एक बार बता दीजिए प्लीज, ये जो आपने जैसे 15 डिग्री का नहीं दिया है, नहीं, 7.5 उसका 7.5 उसका जो है के वो बाद जो 15 डिग्री, नहीं नहीं, उसका 15 डिग्री दीप्तांश है। बस आप ये चीज समझ लीजिए। मतलब सूर्य हाँ, के वो पंद्रह समझ डिग्री के गया मैं। आसपास में कोई व्यक्ति कोई ग्रह आते हैं तो वो सूर्य के द्वारा प्रभावित होते हैं, अकॉर्डिंग टू वैदिक। ठीक है। ओके। ऐसे हाँ, नॉर्मली इसके क्या बाद होता जो है ये साढ़े कॉन्जंक्शन, सात 1 मिनट, कॉन्जंक्शन कितना होता है? 8 डिग्री का, 8 या मैक्सिमम 10 डिग्री माना गया। कॉन्जंक्शन के लिए 8 से 10 डिग्री माना गया। केपी में लेते हैं 3 डिग्री 20 मिनट, केपी ज्यादा नहीं लेता। लेकिन वैदिक में 8 से 10 डिग्री है, अलग अलग। लेकिन दीप्तांश, दीप्तांश का मतलब है जैसे आपने एक टॉर्च मारा, आपने एक टॉर्च मारा दीपक जी, और टॉर्च की रोशनी जहां तक गई वो आपके दीप्तांश है। क्लियर हुआ? तो सूर्य का दीप्तांश 15 डिग्री होता है, 7.5 डिग्री सामने और 7.5 डिग्री पीछे का। उसका टॉर्च का फोकस जो है वो 7.5 डिग्री तक जाता है। उसी को कहते हैं दीप्त, मतलब दीप, दीप मतलब प्रकाश। ठीक है, जहां पे वो दीप्तमान जला हुआ बोल करके। यानी ओके। प्रकाशवान है, जहाँ तक रोशनी जा रही है मतलब। जहां तक रोशनी जा रही है। हाँ, तो वो 15 डिग्री है। 15 डिग्री में 7.5 डिग्री सामने जाएगा तो 7.5 डिग्री पीछे जाएगा। क्लियर हो गया ना ये? हाँ जी, हाँ जी। हाँ अब इसके बहुत। बाद जो आपने ये बताया ना, 7.5 प्लस 2 डिग्री और बचा नहीं हुआ नहीं, आप 5.5, वो ये वाला टॉरस चीज के बता दो दो। डिग्री में था, ये था टॉरस के 2 डिग्री में। ओके। टॉरस के 2 डिग्री में, तो टॉरस का 2 डिग्री में जब रहेगा 7.5 डिग्री और उसमें जोड़ेगा, यानी टॉरस का 9 डिग्री 30 मिनट में चला जाएगा। लेकिन मेष की तरफ तो 7.5 डिग्री हम मेष में भी जोड़ेंगे ना। तो मेष में अच्छा। अगर हम जोड़ते हैं तो वो 2 डिग्री इधर, 2 डिग्री इधर, 2 डिग्री टॉरस में चला गया पहले ही। तो वृष में बचा कितना है, मेष में बचा कितना है? 5.5 डिग्री बचा है। 5.5 डिग्री मतलब, 5.5 का मतलब कितना होता है भाई? अल्टीमेट 30 डिग्री का है। यानी 24 डिग्री 30 मिनट से लेके आपका 30 डिग्री तक उसका प्रकाश आएगा। अब आपको समझ आया? आया जी समझ? जी जी। सर समझ आया? ये देखो, हाँ ये जी, हाँ मैंने जी, हाँ बोला ये 5 डिग्री 30 मिनट है। 5 डिग्री मतलब अब हमरा ये अश्विनी कितना है? 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट, उसके बाद भरणी आएगा, फिर 13 डिग्री 20 मिनट। तो टोटल कितना हो गया? 26 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, 26 डिग्री 40 मिनट। उसके बाद आता है कृतिका, वो कितना आता है? 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो 3 डिग्री टोटल 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे जी 2 डिग्री से पीछे 7.5 डिग्री और जा रहे हैं हम। यानी मेष का 5.5 डिग्री अंतिम ढूक रहे हैं। 5.5 मतलब कितना हो गया? 30 - 5.5, 30 डिग्री का 5 डिग्री 30 मिनट आप माइनस कर दीजिए। कितना आ गया? 30 मिनट, 5 × 1 = 6, यानी 24 डिग्री 30 मिनट। 24 डिग्री 30 मिनट। अब 24 डिग्री 30 मिनट मतलब कहाँ है? भरणी का लास्ट वाला पोर्शन। भरणी कितना है? 26 डिग्री 40 मिनट तक का है। भरणी है कितना? 13 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, और मेरा यहाँ पे आया कितना? 24 डिग्री। 26 वाले। तो यानी यहाँ 2 डिग्री भरणी का पड़ा हुआ है, और कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट इस दीप्तांश के अंदर पड़ा है। क्लियर हो गया सर? जी। क्लियर हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, कोई बात नहीं। बस इसी तरीके से चीजों को समझना है। दीप्तांश हम लोग पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, चिंता मत करें। अभी तो और डिटेल पढ़ रहे हैं ना पिछले बार से।
मैंने वो एकदम से, अब इतना कैलकुलेटिव पार्ट हम लास्ट ईयर में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, बट इस बार पढ़ रहे हैं। तो अपने पास अब स्थिर वायु का मतलब क्या हो गया? वो सारे क्वालिटीज, जैसे जन सेवा का क्वालिटी, साधन का क्वालिटी, ठीक है। मैंने एक मिनट, अब मैं आपको और थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्थिर राशि के प्रकृति के अंदर अगर चर राशि की प्रभाव आ जाता है तो व्यक्ति राजर्षि बनता है, राजर्षि। जैसे राजर्षि जनक थे, ठीक है। तो जनक मुनि दिन भर काम करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अपने लिए नो इश्यूज, अपने लिए वो खान पान, ऋषि थे। यानी उसके अंदर दोनों क्वालिटीज थे। स्थिर राशि का स्थिर राशि के अंदर चर राशि का गुण सारा डाला हुआ था। अगर मान लीजिए वही दीप्तांश के अंदर जैसे आया तो स्थिर और चर दोनों इकट्ठे हो गए, तो उसकी सेल्फ सेंटर्ड, ना तो ये सेल्फ सेंटर्ड रहा और ना ही इसके केंद्रीभूत जो ऊर्जा है, सेंटर्ड जो ऊर्जा है, वो लेके वो जैसे आगे गया तो वहां पे भी उसको वही साधन साधन मिली। तो साधन, जन सेवा, राजकीय धर्म, राजकीय कर्म इत्यादि इसका गुण आ गया। क्लियर हुआ? जनक का जो गुण है, मैं अभी जो समझाया आप लोगों को, जनक ऋषि को देख लीजिए, वो चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। उनके लाइफ क्वालिटी देखिए, वो सीता दूसरे की बेटी है लेकिन उसको अपना बेटी जैसा मान के बड़ा बड़ा किया उन्होंने, है ना। और उन्होंने उसके तरफ कोई ये नहीं है, वो थे तो सन्यासी अंदर से, लेकिन बाहर से एक राजा थे, बाहर से एक राजा थे। क्लियर हुआ सर? क्लियर हो गया सर? चले कल जी इसको और डिटेल पढ़ेंगे। कल एक एक राशि, एक एक डिग्री का हम इलेबोरेट करेंगे, एक एक डिग्री को समझेंगे सर। चिंता मत करिए।